इस न्यायपालिका के द्वारा। तो अब हम लोगों को करना क्या है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पब्लिक ओपिनियन का बहुत असर होता है, न्यायपालिका के ऊपर भी होता है और पूरे सिस्टम के ऊपर होता है। जब पब्लिक ओपिनियन बहुत मुखर तरीके से उभरती है और ये दिखाई देता है कि भाई पब्लिक ओपिनियन इसके बिल्कुल खिलाफ है, तो न्यायपालिका में भी उसका असर होता है। मैंने ये देखा है, इसलिए मैं तो ये पॉलिसी फॉलो करता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि किसी कोर्ट ने कुछ अच्छा काम किया, मैं उसकी सराहना करता हूँ। स्टेट आफ्टर स्टेट में सरकार खुद डीजीपी बना देती है या एक्टिंग डीजीपी बनाकर चालू रखती है। यूपीएससी से नाम भी नहीं आने देती, मतलब उनको कोई रिकॉर्ड ही नहीं देती जिससे यूपीएससी वो देखकर नाम भेज पाएँ। तो इस तरह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे कि भाई हम पुलिस को, इन एजेंसीज़ को सरकार से थोड़ा स्वतंत्र बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये सब होना चाहिए, इसका उल्लंघन करके इस मोदी सरकार ने इन सारी पुलिस को और बाकी एजेंसीज़ को बिल्कुल अपने कब्ज़े में कर लिया है। तो जो जजेस जो नाम भेजते हैं, देखिए आम तौर पर अब तो ये हो रहा है कि न्यायपालिका सरकार के इतने प्रभाव में आ गई है कि नाम ही ज़्यादातर वही भेजते हैं जो सरकार चाहती है। लेकिन जब कभी कभी कुछ इंडिपेंडेंट जजेस का नाम भेज देते हैं, जो इंडिपेंडेंट हों, स्वतंत्र हों, थोड़े स्ट्रांग हों, तो ये मोदी सरकार जो है उस नाम को ना तो वापस भेजती है, ना कबूल करती है। मतलब ना उनका अपॉइंटमेंट होता है, ना नाम वापस भेजा जाता है। सरकार बस उन नाम पर बैठ जाती है। बाकी जो सरकारी टाइप के जजेस उनको दिखते हैं, उनका नोटिफिकेशन अनाउंस हो जाता है। या भीमा कोरेगांव के जो डेटेन्यूज़ हैं, उनका ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ और 5-6 साल से जेल में हैं और बेल भी नहीं दी गई। जो नॉर्मल कानून है बेल का, वो ये कहता है, और सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कई जजमेंट्स में कह चुका है कि बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन। यानी कि आम तौर पर जिसके खिलाफ़ कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है उसको बेल दी जाएगी, चाहे वो मामला इन्वेस्टिगेशन में हो, चाहे वो ट्रायल पर हो, अनलेस 3 में से एक कोई ग्राउंड अगर एग्जिस्ट करता है। वो 3 ग्राउंड हैं कि पहला तो ये कि अगर इसका रीज़नेबल ग्राउंड हो ये मानने का कि अगर इसको बेल दे दी गई तो फिर ये तो भाग ही जाएगा और फिर ट्रायल के लिए नहीं आएगा। पहला ये ग्राउंड होता है। दूसरा ये ग्राउंड होता है कि ये अगर बेल दे दी गई तो फिर एविडेंस से छेड़छाड़ करेगा। और तीसरा ये होता है कि अगर इसने बहुत संगीन अपराध किया है और अगर छोड़ दिया गया तो ये अपराध फिर से करेगा। इन 3 सिचुएशंस को छोड़कर बेल जो है देना रूल है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यूएपीए के तहत बहुत सारे लोग ऐसे अभी भी जेल में हैं जहाँ ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ, 5-5, 6-6 साल हो गए, और जिनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि बेल दे दी गई तो भाग जाएंगे। उमर खालिद वगैरह के बारे में कोई ये नहीं कह सकता। ना ये कह सकते हैं कि वे बेल दे दी गई तो सबूत से छेड़छाड़ करेंगे, ना ये कह सकते हैं कि बहुत संगीन अपराध किया है, बेल दे दी गई तो फिर से वही अपराध करेंगे। उनके खिलाफ़ अपराध क्या है? ये तो एक्यूजेशन है नहीं कि उन्होंने कोई वायलेंस करी है, कोई एक्चुअल टेरर एक्टिविटी करी है। उनके खिलाफ़ केस ये बनाया गया है कि कॉन्स्पिरेसी करी गई है, यानी कि एक साजिश में ये इन्वॉल्व थे। साजिश थी कि दिल्ली दंगों को भड़काने की, और उसके लिए एविडेंस क्या दिया है? देखिए, उमर खालिद वगैरह के तो तमाम वीडियोस
अवेलेबल हैं पब्लिक वीडियोस, करीब करीब उनकी सारी जितनी भी सार्वजनिक स्पीचेस हैं सभी वीडियो पर अवेलेबल हैं। दसियों स्पीचेस अवेलेबल हैं। हर स्पीच में वो कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर हिंसा भी करी जाए तो हमको हिंसा से जवाब नहीं देना है। तो हिंसा का तो कोई आरोप लगा ही नहीं सकते उनके खिलाफ। अब ये लगा दिया है कि भाई साजिश करी कि दिल्ली के दंगे हो जाएं, उसकी साजिश करी। अब उसका क्या प्रमाण है? प्रमाण कहते हैं कि हमारे प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं, उन्होंने बोला है। अब वो प्रोटेक्टेड विटनेस क्या होता है उसका नाम भी नहीं बताते, उसने क्या बयान दिया है ये भी नहीं बताते, यानी उमर खालिद को भी नहीं बताते, जो अक्यूज़्ड हैं उनको भी नहीं बताते, और उस आधार पर कहते हैं कि नहीं इनके खिलाफ़ तो बड़ा सबूत है कि इन्होंने साजिश करी। अब देखिए यूएपीए कानून में प्रॉब्लम्स क्या हैं? दो मोटी मोटी प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई देती हैं। हम लोगों ने इसको चैलेंज भी किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली वो जो हम लोगों का चैलेंज था, चंद्रचूड़ साहब ने बेला त्रिवेदी के कोर्ट में भेज दिया। वो बेला त्रिवेदी के बारे में मालूम था कि वो मोदी की लॉ सेक्रेटरी रह चुकी थी गुजरात में, और सरकार के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं उन्होंने ना तो दिया था, ना देने का कोई किसी को कोई शक नहीं था कि सरकार के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं देंगे। तो फिर विड्रॉ करना पड़ा सब लोगों को, और फिर ये बोलना पड़ा ठीक है हम हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। तो क्या दो प्रोविजंस हैं? पहला तो ये है जो डेफिनेशन है अनलॉफुल एक्टिविटी का। अनलॉफुल एक्टिविटी के डेफिनेशन में उन्होंने दो चीज़ें लिख दी हैं। एनी एक्ट विच कॉजेज डिसअफेक्शन अगेंस्ट इंडिया, यानी कि सेडिशन का एक पहले कानून था जो ये कहता था कि एनी एक्ट विच कॉजेज डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी सरकार के खिलाफ कुछ कहना जिससे कि लोगों की भावनाएं सरकार के खिलाफ हों। जैसे मान लीजिए आप ये कहते हैं कि ये सरकार बहुत भ्रष्ट है, ये तो देश को लूट रही है, तो वो सेडिशन, क्योंकि ये अंग्रेज़ों ने बनाया था, वो ये कहते थे कि नहीं सरकार, अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ कोई कुछ नहीं कह सकता। दुर्भाग्य की बात ये थी कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ वही कानून चलता रहा। उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में जब संविधान बना और मौलिक अधिकार दिए गए, और उसमें से एक अधिकार था कि अपनी बात खुल के रख लेना, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, और डेमोक्रेसी बनाई गई कि भाई हम सरकार के ख़िलाफ़ बोल के सरकार को बदल सकते हैं चुनाव से। तो उस कानून को चुनौती दी गई कि भाई आप अगर ये कह देंगे कि सरकार के ख़िलाफ़ कुछ भावनाएं भड़काना यही अपराध है, तब फिर लोग डेमोक्रेटिकली सरकार कैसे बदलेंगे? तो निहित है इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ ये बात तो ठीक है, और इसलिए उन्होंने सेडिशन के कानून को रीड डाउन कर दिया, यानी ये कह दिया कि जब तक कोई जना हिंसा नहीं भड़काता या पब्लिक डिसऑर्डर नहीं भड़काता, ये अगर कहता है कि भाई हाँ दंगे कर दो या सब सारा सिस्टम जैम कर दो, कोई कुछ होने ही मत दो, मतलब पब्लिक डिसऑर्डर, या कि यहाँ पर ऐसा उपद्रव कर दो कि कोई सामान्य आदमी कुछ कर ही ना पाए, अगर इस तरह की चीज़ भड़काता है तब तो आप ये कह सकते हैं कि ये सेडिशन का अपराध बनता है, और नहीं तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन उसका फिर भी दुरुपयोग हो रहा था, तो फिर उसको फिर से जब चुनौती दी गई हाल में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया।
अब ये लोग नया एक वो ले आए हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आईपीसी और सीआरपीसी, और उसमें फिर से इस सेडिशन को रीइंट्रोड्यूस कर दिया है। लेकिन यूएपीए में अनलॉफुल एक्टिविटी, यानी इफेक्टिवली आप कह रहे हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटी वो होगी जो देश के खिलाफ कुछ भी भावना भड़काए या कुछ भी ऐसा बोले कि भाई देश का कोई हिस्सा देश से अलग हो जाए। अब देखिए, इतिहास में जैसे मैंने भी एक बार बोला था कि भाई कश्मीर का अगर हमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम लोगों को कश्मीरियों का दिल जीतना होगा, और हम लोग अगर नहीं जीत पाते तो हमको वही करना चाहिए जो पंडित नेहरू ने एक बार यूनाइटेड नेशंस में बहुत पहले बोला था कि भाई हम प्लेबिसाइट करवाएंगे और कश्मीरियों से ये पूछेंगे कि भाई आप क्या चाहते हैं, आप हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, या स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, उसका हम प्लेबिसाइट करवाएंगे। अब इस कानून में तो अगर ये भी कोई बोल दे तो उसको भी अनलॉफुल एक्टिविटी माना जा सकता है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं, चाहे आप बिल्कुल अहिंसा पूर्वक कह रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि हिंसा से, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भाई मेरी राय ये है कि ऐसे पेचीदा मुद्दे को सॉल्व करने का करेक्ट तरीका ये होगा कि भाई कश्मीरी लोगों से पूछ लिया जाए कि वो चाहते क्या हैं। ज़बरदस्ती उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनको आर्मी के बल पर ज़बरदस्ती रखना, उससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन इसको भी इस कानून में अनलॉफुल एक्टिविटी माना जा सकता है। फिर राज्य के खिलाफ भावनाएं भड़काना, मतलब देश के खिलाफ भावनाएं भड़काना। देश के खिलाफ भावनाएं, अगर आप मान लीजिए ये कह दें कि हिंदुस्तान जो है फ़िलिस्तीन के मामले में गलत कर रहा है, इज़राइल को आर्म सप्लाई कर रहा है, और फ़िलिस्तीन का इज़राइल जो है नरसंहार कर रहा है, गज़ा में नरसंहार हो रहा है, उसको भी कह देंगे कि भाई तुम देश के खिलाफ भावना भड़का रहे हो और इसलिए ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, ये टेररिस्ट एक्टिविटी है। तो इसलिए ये जो प्रोविज़न्स हैं इस कानून में, अनलॉफुल एक्टिविटी का डेफिनेशन इतना वाइड बना दिया है कि बग़ैर हिंसा के अगर आप ईमानदारी से कुछ बोलें कि भाई आपकी राय क्या है कि देश को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको भी इस कानून में अनलॉफुल एक्टिविटी माना जा सकता है। दूसरी प्रॉब्लम है बेल की। देखिए, बेल के बारे में जैसे मैंने बोला, नॉर्मल रूल है कि बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन, लेकिन यहाँ पर उसको रिवर्स कर दिया गया है। यहाँ पर ये कह दिया गया है कि जब तक ट्रायल जज केस डायरी देखकर अगर उसको ये लगता है कि कोई प्राइमा फेसाई केस है, जो जिसको अक्यूज़्ड बनाया है उसके खिलाफ कोई प्राइमा फेसाई केस है, तब वो बेल नहीं देगा। अगर उसको ये लगता है कि कोई प्राइमा फेसी केस नहीं है केस डायरी देखकर, तभी वो बेल दे सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब आप प्रोटेक्टेड विटनेसेस के आधार पर कह रहे हैं कि भाई इन्होंने साजिश करी। प्रोटेक्टेड विटनेस उस केस डायरी में किसी का बयान लिखा हुआ है, ये आप अक्यूज़्ड को भी नहीं दिखा रहे। ट्रायल अभी शुरू नहीं हुई है, तो कई बार जज कहते हैं कि भाई हम कैसे कहते हैं कि इनके खिलाफ कोई प्राइमा फेसाई एविडेंस भी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कुछ केसेस में ये बोला है, अगर बहुत साल तक ट्रायल शुरू ही ना हुआ हो या ख़त्म होने के कोई आसार ना हो बहुत साल तक, तब फिर यूएपीए के केस में भी बेल दी जाएगी। और ये सिचुएशन सीधी सीधी इन लोगों के दिल्ली दंगों में जो लोग 5 साल से ज़्यादा बंद हैं, या भीमा कोरेगांव में जो 6 साल से ज़्यादा बंद हैं, उनके ऊपर स्क्वायरली अप्लाई करती है। लेकिन फिर भी उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको बेल नहीं दी जा रही। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ हो गई है, और इसीलिए हम लोगों ने इसको चैलेंज किया है।
ये दो प्रोविजंस को हमने चैलेंज किया था। एक तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का जो डेफिनेशन है इतना वाइड है, इसको चैलेंज किया था, और जो बेल का प्रोविज़न है कि ये तो हमारे संविधान के ख़िलाफ़ है, हमारे मौलिक अधिकारों के ख़िलाफ़ है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के ख़िलाफ़ है ये जो प्रोविज़न है इसमें बेल का, कि मतलब आप 10 साल तक ट्रायल ही ना शुरू करें, आप बताएं भी नहीं कि कौन प्रोटेक्टेड विटनेस ने क्या बोल दिया आपके ख़िलाफ़, और उस आधार पर कुछ चीज़ आप कोई एविडेंस अक्यूज़ से छुपाकर सिर्फ जज को दिखाकर आप बोलेंगे देखिए इसके खिलाफ़ प्राइमा फेसी केस है इसलिए इसको आप बेल पर नहीं एनलार्ज कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। अब ये सब देखिए इसलिए भी चल रहा है क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ यहाँ दिल्ली पुलिस, कई बार एनआईए, ये सब बिल्कुल सरकार के कब्ज़े में आ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई वाले केस में बोला था, वो विनीत नारायण वाले केस में, कि भाई सीबीआई को सरकार से स्वतंत्र रखने की ज़रूरत है। उसके लिए उन्होंने कुछ प्रावधान करे थे कि भाई सीबीआई डायरेक्टर का सिलेक्शन में चीफ जस्टिस भी इन्वॉल्व होंगे, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस, और भी कुछ चीज़ें बोली थी कि भाई सीबीआई से आप सरकार कितनी छेड़छाड़ कर सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चीफ जस्टिस भी सरकार के साथ चले जाते हैं, और जिसको सरकार चाहती है सीबीआई डायरेक्टर बनाना उसी को बना दिया जाता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कुछ भी कहता रहे, जिसको सरकार चाहती है उसी को बना दिया जाता है। और सीबीआई से बाकी भी छेड़छाड़ हो रही है, लेकिन उसको भी कोर्ट नहीं रोक रहा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ छेड़छाड़ सरकार कर रही है। उसी तरह से पुलिस के बारे में भी प्रकाश सिंह के केस में पुलिस रिफॉर्म्स का एक बहुत अच्छा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में दिया। अब आज देखिए 19 साल हो गए उस जजमेंट को आए हुए, 19 साल से वो जजमेंट की तामील नहीं करी गई है। बहुत सारे ज़्यादातर राज्य हैं जो तामील नहीं कर रहे हैं। उसमें एक चीज़ ये लिखी थी कि डीजीपी का सिलेक्शन, और ये तो बिल्कुल मिनिमल चीज़ लिखी थी, यूपीएससी 3 जनों का पैनल बनाएगी सीनियरिटी वगैरह देखकर, और उसमें से सरकार एक आदमी को डीजीपी सेलेक्ट करेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसकी तामील नहीं हो रही है, और स्टेट आफ्टर स्टेट में सरकार खुद डीजीपी बना देती है या एक्टिंग डीजीपी बनाकर चालू रखती है। यूपीएससी से नाम भी नहीं आने देती, मतलब उनको कोई रिकॉर्ड ही नहीं देती जिससे यूपीएससी वो देखकर नाम भेज पाएँ। तो इस तरह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे कि भाई हम पुलिस को, इन एजेंसीज़ को सरकार से थोड़ा स्वतंत्र बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये सब होना चाहिए, इसका उल्लंघन करके इस मोदी सरकार ने इन सारी पुलिस को और बाकी एजेंसीज़ को बिल्कुल अपने कब्ज़े में कर लिया है कि जो वो चाहते हैं वो करते हैं। और रिज़ल्ट ये है कि बिल्कुल झूठे केस बनाए जाते हैं ऐसे ऐसे लोगों के ख़िलाफ़, उमर खालिद, शर्जील इमाम और ये गुलफिशा फ़ातिमा वगैरह के ख़िलाफ़ बिल्कुल झूठे केस बनाए जाते हैं। और इन लोगों को लगता है कि देखिए बाद में तो ये लोग एक्विट हो जाएंगे जब भी ट्रायल होगा। खैर दिल्ली राइट्स का तो ट्रायल मुझे नहीं लगता कि 20 साल में भी, 25 साल में भी ख़त्म हो सकता है, पर पुलिस वालों को लगता है कि आखिर में एक्विट हो जाएंगे। लेकिन अभी हमारा क्या जाता है, जो सरकार कह रही है कि इनके खिलाफ़ झूठा केस बना दो, हम बना देते हैं, बाद में एक्विट भी हो जाएंगे तो हमारा क्या जाएगा। मैं बहुत साल से ये कहता हूँ कि भाई ऐसे केस, बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें 20-20 साल के बाद लोग एक्विट हुए हैं, और ये पाया गया है कि इनके खिलाफ़ बिल्कुल झूठा केस बनाया गया, फैब्रिकेटेड एविडेंस के आधार पर बनाया गया। ऐसे केस में ये ज़रूरी है कि उन पुलिस ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई करके उनको दंडित किया जाए, और सख्त दंडित किया जाए, तभी जाकर ये सिलसिला रुकेगा, थमेगा कि झूठे केस बनाने का। जब तक पुलिस वालों को ये एहसास नहीं होगा, पुलिस, एनआईए, सीबीआई, इन लोगों को ये एहसास नहीं होगा कि अगर हमने झूठा केस बनाया तो आगे चलकर हमको दंड देना पड़ेगा,
तब तक ये सिलसिला नहीं थमने वाला। आखिरी बात यह है कि इसमें न्यायपालिका का बहुत बड़ा रोल होता है, होना चाहिए, और न्यायपालिका को इसीलिए बनाया गया था कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, कार्यपालिका विधायिका को अपने अपने दायरे में रखे। अब हम ये देख रहे हैं कि न्यायपालिका भी अपना काम करने में विफल हो रही है बहुत सारे केसेस में, और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही है। उसका ये कारण है कि धीरे धीरे इस मोदी सरकार ने कई हथकंडे अपनाकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता ख़त्म कर दी है। जब हमारा संविधान बनाया गया तो उसमें जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ सरकार को कोई डिसिप्लिनरी पावर नहीं दी गई। उनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट करना होता है, जो बहुत मुश्किल प्रोसेस है। तो उसको समझा गया कि भाई इसके वजह से ये जज लोग जो हैं सरकार से स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज आधे से ज़्यादा जज न्यायपालिकाओं में, चाहे उच्च न्यायपालिका हो चाहे उच्चतम न्यायपालिका हो, सरकार से स्वतंत्र नहीं हैं। और उसके कई कारण हैं। एक तो जो अरुण जेटली ने एक बार पार्लियामेंट में बोला था कि भाई इनको सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी दूसरी दे दी जाती है बहुत सारे जजों को, और उससे इनको प्रभावित किया जाता है। वो कहते थे कि दी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स गिवन टू जजेस इन्फ्लुएंसेस देयर प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स। बिल्कुल सही बात कहते थे। और यही हम देख रहे हैं कि देखिए, कुछ जजों को राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया, कुछ जजों को जिन्होंने सरकार की बहुत सेवा करी, गोगोई साहब ने खूब सेवा करी सरकार की, और सेवा करने के बाद उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। और राज्यसभा जाते होते नहीं, उनको आलीशान लुटियन जोन में बंगला मिला हुआ है। उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड देख लीजिए, 100 में से 2 दिन जाते हैं पार्लियामेंट में। ना कभी कुछ बोला है पार्लियामेंट में, ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, बस उनको एक बंगला दे दिया गया है। और इस वजह से लुटियन जोन में, और एक तो ये है, बहुत सारे जजों को गवर्नर बना दिया। सदाशिवम साहब जिन्होंने अमित शाह को बेल दी, उनको गवर्नर बना दिया। दूसरे नज़ीर साहब, उन्होंने अयोध्या का फैसला दिया, उनको भी गवर्नर बना दिया। अरुण मिश्रा जिन्होंने कितने ही 20 फैसले सरकार के हक में दिए, बिरला सहारा वाला, अडानी को तो कम से कम 20,000 करोड़ का फ़ायदा सिर्फ अरुण मिश्रा ने कराया अपने फैसलों से, और वो भी बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से वेकेशन में उनके केस टेकअप कर करके। और अरुण मिश्रा को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया था। अभी ये खानविलकर साहब जिन्होंने यूएपीए और पीएमएलए को और ज़्यादा सख्त बनाने के लिए फैसले दिए, उनको लोकपाल बना दिया है। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी जो इस मोदी सरकार ने करी है कि कानून ये कहता है कि जजों का चयन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस करेंगे, और सरकार के पास एक ही राइट है, अगर उनको कुछ नाम अच्छे नहीं लगते तो वो नाम एक बार कोलिजियम को रीजंस के साथ वापस कर दें। उसके बाद अगर कोलिजियम जो है, सीनियर जजेस का कोलिजियम, यूनानिमसली उन नाम को फिर से भेजता है, तो सरकार को कोई अब ऑप्शन नहीं है, उनको वो अपॉइंट करने ही पड़ेंगे, ये कानून कहता है। लेकिन इस मोदी सरकार ने एक नया तरीका किया है। अगर उनको जो जजेस जो नाम भेजते हैं, देखिए आम तौर पर अब तो ये हो रहा है कि न्यायपालिका सरकार के इतने प्रभाव में आ गई है कि नाम ही ज़्यादातर वही भेजते हैं जो सरकार चाहती है। लेकिन कुछ जब कभी कभी कुछ इंडिपेंडेंट जजेस का नाम भेज देते हैं, जो इंडिपेंडेंट हों, स्वतंत्र हों, थोड़े स्ट्रॉन्ग हों, तो ये मोदी सरकार जो है उस नाम को ना तो वापस भेजती है, ना कबूल करती है, मतलब ना उनका अपॉइंटमेंट होता है,
ना नाम वापस भेजा जाता है, सरकार बस उन नाम पर बैठ जाती है। बाकी जो सरकारी टाइप के जजेस उनको दिखते हैं उनका नोटिफिकेशन अनाउंस हो जाता है। कभी कभी चीफ जस्टिस जब बार बार कहते हैं कि भाई आपने हमने नाम भेजे थे, आपने कुछ बोला नहीं, बोलिए तो कुछ तो बताइए क्या आप चाहते हैं, तब फिर सरकार वापस करती है नाम। और उसके बाद कोलिजियम कभी कभी यूनानिमसली रिटरेट भी करता है, ऐसा दर्जनों केसेस में हो चुका है, तब भी ये सरकार नोटिफिकेशन इशू नहीं करती, उन जजों की नियुक्ति ही नहीं करती। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को दो ऑप्शंस हैं, या तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें प्रधानमंत्री या कानून मंत्री के खिलाफ कि आपने हमारे आदेश के खिलाफ आप एक्ट कर रहे हैं, और या फिर ये बोल दें जैसे वो गवर्नर के केस में बोला है कि भाई अगर 3 महीने तक सरकार जवाब नहीं देगी तो ये मान लिया जाएगा कि सरकार को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और उस जज को ओथ दिला दी जाएगी, जज बना दिया जाएगा। लेकिन इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग, और ये सरकार की मनमानी चलने दे रहे हैं कि भाई जो नाम उनको नहीं अच्छा लगता वो अपॉइंट होएगा ही नहीं, ये चल रहा है। और वैसे भी जो पहले हम लोगों ने देखा था, जब कोई बहुत फांसीवादी सरकार दिखती है, जैसा इमरजेंसी में भी हुआ था, तब कोर्ट्स और जजेस जो हैं बहुत सारे डर जाते हैं। और यही हम लोग अब भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ईमानदार जजेस भी इस सरकार से, क्योंकि एक ये फांसीवादी सरकार दिखती है, तो इससे डरे हुए हैं। और आखिर एक तरीका इस सरकार ने और अख्तियार किया है कि भाई सारे जो जजेस हैं, खासकर जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उनके ऊपर सारी एजेंसीज़ को कह देते हैं, पुलिस, NIA, ED, CBI, कि भाई तुम लोग डोजियर बना लो, इनके ऊपर ढूंढो कि इन्होंने या इनके नज़दीकी रिश्तेदारों ने कोई गलत काम किया है, कोई गैरकानूनी काम किया है कभी, और अगर कुछ पकड़ लिया तो उसको यूज़ करके उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो इस वजह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत कम हो गई है इस दौर में, और इस वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों की भी पूरी रक्षा नहीं हो पा रही है इस न्यायपालिका के द्वारा। तो अब हम लोगों को करना क्या है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पब्लिक ओपिनियन का बहुत असर होता है, न्यायपालिका के ऊपर भी होता है और पूरे सिस्टम के ऊपर होता है। जब पब्लिक ओपिनियन बहुत मुखर तरीके से उभरती है और ये दिखाई देता है कि भाई पब्लिक ओपिनियन इसके बिल्कुल खिलाफ है, तो न्यायपालिका में भी उसका असर होता है। मैंने ये देखा है, इसलिए मैं तो ये पॉलिसी फॉलो करता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि किसी कोर्ट ने कुछ अच्छा काम किया, मैं उसकी सराहना करता हूँ, गलत काम किया मैं उसका बिल्कुल जम के विरोध करता हूँ और पब्लिकली विरोध करता हूँ। तो यही हम सबको करना चाहिए, ये तो न्यायपालिका। और वैसे भी हम लोग अगर UAPA के ख़िलाफ़ पब्लिक ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो सरकार को उसका इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि सरकार भी वोट चाहती है। उसको पता है कि भाई अगर पब्लिक ओपिनियन हमारे बहुत खिलाफ़ हो गई, कई मुद्दों पर खिलाफ़ हो गई, तो फिर हम इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। ये बात सही है जो कही गई कि आजकल इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये भी सरकार के बिल्कुल चंगुल में आ गया है, उसको इस्तेमाल करके, उसका दुरुपयोग करके ये लोग हर तरह से मैनिपुलेशन कर रहे हैं। अभी एक एनालिसिस निकली, ये एक बाई इलेक्शन हुआ था यूपी में कहीं, जिसमें कि मुसलमानों को वोट ही नहीं करने दिया गया। आप ये देखेंगे कि जहां मुसलमान की परसेंटेज जिन पोलिंग बूथ्स पर ज़्यादा थी, वहां पर वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ, मुसलमानों को वोट ही नहीं करने दिया। और उसके बारे में उसी समय रिपोर्ट्स आ गई थी कि पुलिस जो है मुसलमानों को वोटिंग करने के लिए जाने ही नहीं दे रही। दूसरा, वोट डुप्लीकेट वोटर्स, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के बहुत सारे फ्लोटिंग वोटर्स हैं। जब बिहार में इलेक्शन होता है तो वहाँ आकर उनको रजिस्टर करा दिया जाता है, जब महाराष्ट्र में होता है तो वहाँ रजिस्टर करा दिया जाता है, और बहुत सारे जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनके नाम काट दिए जा रहे हैं।
ये भी हो रहा है। बिहार में हमने देखा कि जो 65 लाख लोगों के नाम काटे हैं उसमें 25% मुसलमान हैं, जबकि बिहार में मुस्लिम पॉपुलेशन 18% से कम है। लेकिन जो 65 लाख वोट्स काटे गए हैं उसमें से 25% मुसलमान। तो ये सब बेईमानी भी हो रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर पब्लिक ओपिनियन बहुत स्ट्रांगली इनके खिलाफ हो जाए तो इलेक्शन कमीशन के भी अफसर लोग डरने लगते हैं, सारे ही पूरा ही महकमा डरने लगता है अगर उनको ये दिखता है कि पब्लिक ओपिनियन बहुत स्ट्रांगली सरकार के खिलाफ हो गई है। इसलिए हम लोगों का काम ये है कि अपनी बात को बिल्कुल मुखरता से रखना, बिल्कुल नॉन वायलेंट तरीके से, अहिंसक तरीके से, बिल्कुल जमकर जहां सरकार कुछ गलत कर रही है, न्यायपालिका कुछ गलत कर रही है, उसका विरोध करना, और अगर सही कुछ काम हो रहा है, न्यायपालिका में कुछ सही काम हो रहा है तो उसकी सराहना करना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। यही मैं कुछ कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद।